हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हम तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी के साथ साथ किसकी, नीट और जेईई प्रिपरेशंस की। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज में हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज यदि आप लगातार जारी रखेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो आपके उतने ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों L9 की। इससे पहले के 8 लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के आप पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े हैं दोस्त तो आपको पढ़ने हैं। और कहाँ पर? प्ले लिस्ट में भाई वो सारे लेक्चर्स उपलब्ध हैं, उनकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। आप उनको वहां से देखकर 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए अपनी क्लास से पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई हर बार मैं आपको बताता हूं, और ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जो बच्चे पहली बार इससे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जरूरी हो जाता है 5 पॉइंट की ओर ध्यान देना। वॉच लेक्चर्स डेली, मेक नोट्स, और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट। ये 5 पॉइंट मैं हर बार आपको बताता हूं। 5 पॉइंट को आपको फॉलो अप भैया करना है, तभी अपन तैयारी कर पाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? अब 103x, इससे पहले 102 क्वेश्चंस को हम पढ़ चुके हैं, और दोनों मीडियम में क्वेश्चंस आपके सामने आता है। तो यहाँ पर देखिए, 1 विलियन का परासरण दाब निम्न संबंध द्वारा दिया जाता है। परासरण दाब का संबंध पूछा गया है इसमें। अब परासरण दाब भाई क्या होता है, साथ ही साथ क्या कह रहे हैं? द ऑस्मोटिक प्रेशर, the osmotic pressure of a solution is given by the relation। osmotic pressure क्या होता है? पाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई? CRT। ये होता है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई इज इक्वल टू CRT होता है। और पाई बराबर CRT के साथ C बराबर भाई क्या होता है? N/V। C क्या है? कंसंट्रेशन। R क्या है? गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। ये तो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई C कंसंट्रेशन है, और R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? पाई बराबर N/V RT। ये बन गया पाई बराबर N/V RT। ऐसे भी बन सकता है। अब इसमें रिलेशन पूछा गया है। रिलेशन इतनी भी बात ना करके हम यहां से भी देख सकते हैं। पाई अपॉन C बराबर क्या हो गया? RT। ये हो गया। अब पाई की जगह इन्होंने क्या लिख रखा है भाई? P लिख रखा है, तो घबराना नहीं है। पाई की जगह क्या लिख दें हम? C लिख दें। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? P अपॉन C बराबर RT। हो गया हमारा काम। P अपॉन C अपॉन RT भाई काम बन गया अपना। अब देखिए P बराबर RT अपॉन C, ये वाला ऑप्शन नहीं है अपना, ये भी नहीं है। CT अपॉन RC अपॉन T। ये देखो P अपॉन C इज इक्वल टू क्या हो गया? RT। इस प्रकार अप्रोच करनी है क्वेश्चंस पर, और फॉर्मूले भी आपके याद होते जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात आई तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद हो गया। पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन, S गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां पर देखिए, एक तनु विलयन का परासरण दाब निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब तनु विलयन के भाई परासरण दाब की बात हो रही है, और तनु विलयन का परासरण दाब कैसे व्यक्त करेंगे, इस चीज को हमें देखना है। तनु विलयन का परासरण दाब यहां पर देखिए, अभी बात करी थी परासरण दाब। पाई बराबर क्या होता है? CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन। लिख देता हूं, C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन होता है। R बराबर क्या है? आप जानते हैं, गैस कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी है? 0.0821 यहां पर। और T क्या है भाई? टेम्परेचर होता है, केल्विन। ये हमें ध्यान रखना है। अब C बराबर क्या है? N/V होता है। तो हम इसको लिख लें, पाई इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं?
क्या लिख दूं, N/V/RT, इतना लिख देता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं, पाई बी बराबर, क्या लिख सकते हैं, दोबारा से लिख देता हूं सही ढंग से, पाई वी बराबर NRT। ये फॉर्मूला हमारा बन जाना चाहिए। PV इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू NRT। अब देखो ये रहा, पाई वी इज इक्वल टू क्या बन गया, NRT। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। कितना इजी ढंग से हमने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चंस को पढ़ें और भाई क्या करना है, फॉर्मूले पर अप्रोच करना। फॉर्मूले पर अप्रोच करना सीख जाएगा मुन्ने तो क्या होगा, हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं। और यही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि हमने कुछ क्वेश्चंस को लगा लिया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी होगी आपकी, उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 293 केल्विन पर 0.2 m जलीय विलयन के परासरण दाब का मान होगा। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 0.2 m एक्वस सॉल्यूशन एट 293 केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस हैं ये आज कुछ, तो देखिए परासरण दाब से संबंधित है। पाई बराबर क्या होता है, CRT, ये होता है, अभी हमने पढ़ रखा है। और C हमें भाई कितना दे रखा है, C कितना दे रखा है, 0.2 C की वैल्यू। R की वैल्यू अभी ये बताई थी 0.0821। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 293 केल्विन। आज अपना टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, 293 केल्विन दे रखा है। तो बस अब वैल्यूज को पुटअप कर दें तो क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा पाई बराबर C कितना है 0.2 मल्टीप्लाई R 0.0821 इंटू 290, इनको मल्टीप्लाई कर दें और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4.8 गुणा करके देख ले भाई कि इतनी वैल्यू आ रही है क्या नहीं आ रही। कितना आएगा 4.8 ATM आंसर हमारा आ जाता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करते हैं और बहुत ही इजी मेथड से इनको समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहां पर देखिए कम सांद्रता पर कथन 106 है क्वेश्चन नंबर, क्या कहता है, कम सांद्रता पर कथन प्रायोगिक अवस्थाओं के दिए गए समुच्चय के अंतर्गत सममोलल विलयन समान परासरण दाब रखते हैं। समपरासरण दाब, समान परासरण दाब कब रखेंगे, क्या कहता है, एट लो कंसंट्रेशन द स्टेटमेंट दैट इक्विमोलर solution under a given set of experimental condition have equal osmotic pressure is true for। अब इक्वल देखना है कि समान परासरण दाब कब रहेगा। समान परासरण दाब कब रहेगा, कैसा है, सममोलल है, इक्विमोलल सॉल्यूशन है और परासरण दाब समान है। कब रहेगा, सभी विलयन के लिए नहीं रहेगा, केवल वैद्युत अनपघट्य विलयन के लिए, वैद्युत अपघट्य इसके लिए नहीं रहेगा। वैद्युत अपघट्य तो अपघटित हो जाते हैं, समझना है आपको कि वैद्युत अपघट्य अपघटित हो जाएगा। और परासरण दाब क्या होती है, अणुसंख्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो परासरण दाब का मान बदल जाएगा। इनमें से कोई नहीं, अनपघट्य ये जो है सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या होगा कि ये जो अनपघट्य होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिवाइड नहीं होता है, आयनों में टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, जिससे परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है भाई, समान रहता है। तो इसको आप नोट कर लें, तब आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ भाई कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ढंग से आप सीख रहे हैं और लगातार बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है चैप्टर्स में। तो बहुत खुशी की बात है कि आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हटा देता हूं एक्स्ट्रा स्लाइड जो है,
अब इसमें देखिए, अब देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज बहुत लंबी हो सकती है, कई बार ऐसा लगता है कि डर लगता है बच्चों को, भाई इसे तो स्किप कर दें, इसे छोड़ दें, लेकिन क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें कि कहता क्या है। यदि ग्लूकोज अणुभार मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है ग्लूकोज का 180 के 0.1 m विलियन तथा यूरिया, ग्लूकोज और यूरिया का विलियन है, इसका एटॉमिक वेट दे दिया, और 0.1 मोलर इसका भी मोलर विलियन को अर्धपारगम झिल्ली के दोनों ओर समान ऊंचाई तक रखा जाता है, तो कौन सा कथन सही होगा? क्या कहता है कि इफ ए 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन द टू साइड ऑफ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू इक्वल हाइट, देन इट विल बी करेक्ट टू से। कौन सा करेक्ट होगा दोनों में से, ये हमें देखना है कि एक ग्लूकोज है, एक तरफ क्या है, यूरिया है। भाई ग्लूकोज रख दिया, ऐसे रख दिया, देखिए ये अर्धपारगम झिल्ली है, और ये क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, और ये क्या है यूरिया, समपराशरी हैं दोनों, क्या है इक्वल, दोनों क्या है मोलरता दोनों की क्या है समान है, मोललिटी दोनों की इक्वल है, 0.1 है इसके भी, इसका भी क्या 0.1 m और इसका भी 0.1 है। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, अब इसमें बताइए क्या होगा। ये कह रहे हैं कि झिल्ली के माध्यम में कोई क्रिया नहीं होगी, ग्लूकोज यूरिया की तरफ जाएगा, या यूरिया ग्लूकोज की तरफ जाएगा, या जल यूरिया से ग्लूकोज में जाएगा। या तो कह रहे हैं कोई क्रिया नहीं होगी, या तो ये कह रहे हैं या ग्लूकोज यूरिया की तरफ जाएगा, या क्या हो सकता है यहां पर देखिए, या तो ग्लूकोज जाए या यूरिया जाए, या इसमें क्या जाए वाटर जाए। अब कौन सी क्रिया होगी? देखिए पहली बात समझे, ग्लूकोज और यूरिया कैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, वैद्युत अनपघटे हैं। जब वैद्युत अनपघटे हैं तो इनके मध्य भाई कोई क्रिया नहीं होगी, और आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यों नहीं होगा? दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये वैद्युत अपघटन इनका नहीं होता है। ग्लूकोज का भी ये याद कर लें, ग्लूकोज और यूरिया इनका वैद्युत अपघटन नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो भाई आयनों में नहीं टूटेगा, आयनों में नहीं टूटेगा तो कंसंट्रेशन इनकी समान है, इसलिए क्या होगा कोई कहीं भी नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए यदि 273 केल्विन पर विलियन का परासरण दाब 2 atm दे रखा है, परासरण दाब दे दिया 2 atm, आज सारे क्वेश्चन परासरण दाब पर हैं भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पर, तो 546 केल्विन पर परासरण दाब होगा। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, पाई इज इक्वल टू CRT। अब कह रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2 atm एट 273 केल्विन, देन द 546 केल्विन पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? देखो पाई प्रोपोर्शनल क्या है टेम्परेचर T के प्रोपोर्शनल है। अब पहले टेम्परेचर कितना था? पहले पाई था 2 atm और टेम्परेचर कितना था 273 का। अब टेम्परेचर कितना कर दिया देखिए 273 इंटू 2 करना 6, 546 हो गया। अब 546 केल्विन कर दिया, मतलब टेम्परेचर को डबल कर दिया भाई। अब टेम्परेचर ताप डबल कर दिया, और ताप के ये क्या है समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर डबल तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी गुरुजी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। सर ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया आप जो कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। यदि आप यही समझ रहे हैं तो टेम्परेचर डबल तो पाई भी क्या हो जाएगा डबल हो जाता है भाई। तो क्या आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 4 atm। पहले 2 था 2 atm था, अब जब 2 से क्या था बन जाएगा 4 हो जाता है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यूरिया के 1 विलियन में 8.6 ग्राम लीटर यूरिया उपस्थित है। एक अवाष्पशील विलेय के 5% विलयन के साथ समपराशरी है। विलेय का अणुभार पूछा गया है। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। क्या कहता है? ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेन 8.6। यहां पर देखिए कैसे करेंगे। यूरिया है और कितना वेट है इसका, डब्ल्यू कितना है, 8.6 ग्राम पर लीटर दे रखा है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना भाई दे रखा है, 60। आइसोटोनिक है 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। 5% का मतलब क्या है? 5% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, that means 5 ग्राम present in 100। ये हुआ इसका मतलब 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे। 100 ग्राम ये लिख दिया, नोट कर लो इतना, तब आगे चलेंगे। हाँ भाई कर लिए नोट? बात आ रही समझ में कुछ? क्या कह रहे हैं कि ए सॉल्यूशन यूरिया 8.6 ग्राम पर लीटर है, ये मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, और 5% नॉन वॉलेटाइल है। किसमें है? 5% नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब? 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। ये बात आप समझ लें। 5% का मतलब क्या है, ये बात हमारे समझने की है कि 5 ग्राम 100 ग्राम में उपस्थित है। तो अब देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। C1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, C2 समपराशरी आइसोटोनिक है, और C बराबर क्या होता है, N/V। यही तो होता है। C बराबर, यहां पर N1 कर देता हूं, यहां पर N1 कर दिया, N2 कर देता हूं। N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। N का मान, N की वैल्यू क्या है, मोल्स। और मोल कैसे निकालते हैं भाई? N कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालते हैं इनकी वैल्यू। अब देखिए इसका गिवन मास, ये यहां पर क्या कर देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं इसको, एक तरफ यूरिया एक तरफ NBS। ये यूरिया है, ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यूरिया कितना दे रखा है, 8.6 ग्राम पर लीटर, और वॉल्यूम कितना है, पर लीटर है, पर लीटर है, वॉल्यूम 8.6 है। तो मोल कैसे निकालेंगे इसके? गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दिया, N की जगह लिख दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? N की जगह लिख दिया 8.6 और अपॉन 60 into V पर लीटर 1 कर दिया। भाई यूरिया के जो मोल निकाल लिए, N इसके लिए क्या हो गया, 8.6 अपॉन 60, ये हो गया। अब ऐसे इसके लिए N2 के लिए इसका वेट दे रखा है 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट M पूछा गया है, और वॉल्यूम कितना है, 100 ग्राम है। तो इसके किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से भाग देंगे। ये बात हो जाएगी ना? देखो इसको इधर कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, और दोबारा समझ लें। 5 ग्राम अपॉन M इंटू 1000 बटे 100 ग्राम में है, तो इसके ग्राम के हमने क्या बना दिए भाई, किलोग्राम बना दिए। और 100 ग्राम के किलोग्राम क्या हो गए, 100 बटे 1000, तो 1000 ऊपर चला गया। M की वैल्यू निकाल लें। M बराबर क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5 इंटू 1000 बटे 8.6 इंटू 100। इस तरह से M की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। M का गुणा भाग करिए भाई, कितना आ जाएगा, 60 इंटू 5 इंटू 1000 इन अपॉन ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग निकल कर आएगा 348.8। ये लगभग इतना निकल कर आ जाएगा। देखो कोई ऑप्शन दे रखा है क्या? ये रहा,
ये आंसर इसका हो जाए। इस प्रकार से हमें करना, पहले हमें इस बात को समझना है 5% का मतलब क्या है, 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, इसके लीटर बनाएंगे और तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप नोट कर लें, तब आगे चलें। हाँ भाई कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा लवण K4FeCN6 के समान वांट ऑफ गुणांक का मान रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I? अब देखिए K4 कैसे करेंगे, K4FeCN6 कौन सा आयन देगा, 4K प्लस FeCN6 माइन, टोटल आयन कितने दे रहा है, 5। अब इसमें आपको ये देखना है कि 5 आयन हमें किससे मिल रहे हैं। इसके देखें पहले Al2SO4 का होल थ्राइज, जिससे क्या मिलेंगे 2Al प्लस 3SO4 माइनस, इससे ही मिल रहे हैं भाई 5। इससे 2 मिलेंगे, इससे 3 मिलेंगे, उससे भी कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। इसको डिसोसिएट करोगे तो Al प्लस 3 माइनस 4 ही हुए टोटल। तो आंसर पहला ही हो गया, क्या हो गया, ये आंसर। इस प्रकार से हम देखेंगे करके कि टोटल आयन हमें बराबर कितने किससे मिल रहे हैं। ये आपने देख लिया Al2SO4 का उल्टा जिससे मिल रहे हैं, तो बराबर यही हो गया आंसर हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा स्लाइड है, हटा देते हैं। क्वेश्चन 111 पर पहुंचे, 111 पर क्या बात है, कैल्शियम नाइट्रेट का वांट ऑफ गुणांक होता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस क्या देगा, 2Ca प्लस 2 क्या देगा, Ca प्लस 2 प्लस 2NO3, टोटल आयन कितने मिल रहे हैं, 3। तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3। ये आंसर हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, इसको आयनों में ब्रेक करके देख लें और वही वैल्यू हमारी हो जाती है। तो भाई एक बार नोट कर लो साथ ही साथ, और मन से इनको आप करने की कोशिश करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया बने। नोट करें। हाँ भाई नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एक्स्ट्रा स्लाइड है, हटा देता हूं। देखिए एक विलय एक मोल को एक विलायक के दिए गए आयतन में मिलाया जाता है। विलयन का संयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, Na = क्या बन रहा है, An, ये हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो A के संगुणन की मात्रा x है, x मान ली। तो वांट ऑफ गुणांक I पूछा गया है। क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट। ए डिजॉल्व किया गया है गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग। देखिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन दो फैक्टर हैं यहाँ पर I के लिए। तो जब डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन में तो क्या लिखते हैं, इसको यहां से हटा देता हूं एक बार। देखिए एसोसिएशन में क्या होगा, I बराबर, या फॉर्मूले दो याद कर लें, I बराबर क्या होगा, F और एसोसिएशन यहां लिख लें, एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है I का, हमारे पास यहां से देते हैं, I बराबर क्या फॉर्मूला है भाई, ये है I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n अपॉन 1, ये होता है। यहां पर लिख लेते हैं दोबारा से। देखिए I बराबर क्या होता है, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n अपॉन 1, ये है। यहां पर इन्होंने एसोसिएशन कितना दे दिया, x दे दिया। तो I बराबर क्या हो जाए, 1 माइनस एक्स प्लस x अपॉन n अपॉन 1, ये आंसर हमारा होना।
ये तो है किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। यदि इनकेस डिसोसिएशन आ जाता है, वियोजन डिसोसिएशन, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर क्या होता है, इसके लिए यहां लिख रहा हूं, आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये होता है 1 माइनस एल्फा प्लस क्या होता है, एन एल्फा, ये होता है अपॉन 1। यहां भी इसको सही कर लें, यहां भी क्या है, अपॉन, ये क्या है, वियोजन के लिए है, यहां पर लिख लें वियोजन। हमसे पूछा गया है एसोसिएशन, ये संगुणन के लिए है, ये फॉर्मूला। तो 1 माइनस एक्स, ये देख लो आप, प्लस एक्स अपॉन एन, ये देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एन अपॉन 1, ये वाला अपना फॉर्मूला हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले, एसोसिएशन का है भाई, और दूसरा क्या है, वियोजन का है। एसोसिएशन संगुणन कहलाता है और डिसोसिएशन वियोजन कहलाता है। जब एसोसिएशन की बात करते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा या एक्स कहते हैं प्लस एल्फा एन अपॉन 1 हो जाता है। और जब वियोजन की बात करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी। अब अगली बात देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। जल में घुले एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 60 है, इसका आणविक मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 60 एसिटिक एसिड का जल में। जब इसे बेंजीन में घोला जाता है तो 120 हो जाता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर इज 60 है, एंड व्हेन डिजॉल्व इन बेंजीन 120 हो जाता है। क्यों है ये ऐसा, ये पूछ रहे हैं। अब देखिए क्या है एसिटिक एसिड, क्या होता है भाई, देखो हम बात करें एसिटिक एसिड, पहले तो इसका फॉर्मूला आपको पता है CH3COOH, ये तो एसिटिक एसिड। जब वाटर में तो 60 है और बेंजीन में 120 हो रहा है, डेट मीन्स इसका एसोसिएशन हो जाता है, ये डाइमर बना लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या बना लेता है, डाइमर, कैसे, CH3COOH और दूसरा CH3COO। ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, ये जो है ये क्या बन जाता है, H बॉन्ड, और क्या कहलाता है ये, डाइमर, और हिंदी में कहते हैं द्विलक। ये हमें याद रखना है, डाइमर बना लेगा तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 120, मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा 60 से। तो बेंजीन में क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है। तो इसको आप देखें, ये उत्तर क्या है इसका, एसिटिक बेंजीन में द्विलक बनाता है, एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजीन, ये इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए देखिए बेंजीन में बेंजोइक अम्ल के एक विलयन का प्रेक्षित परासरण दाब इसके वांछित पर से कम हो जाता है। प्रेक्षित कम हो जाता है वांछित से, क्यों हो जाता है, जब एसोसिएशन होगा तभी होगा भाई, जब इसका संगुणन होगा तभी होगा परासरण दाब। तो ये देख ली संगुणन है क्या, ध्रुवीय बुलाए के नहीं, बेंजीन अम्ल के अणु बेंजीन में संगुणित होते हैं, यस, बेंजीन कोई वियोजित नहीं होते हैं, नो। क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड इन बेंजीन, संगुणन हो जाएगा तभी ये क्या होगा, कम हो जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल का केस में हमने पढ़ा, वहां पर क्या होता है, डबल हो रहा है, तो कम होता है। बेंजीन में बेंजोइक, इसको दोबारा से समझें एक बार, बेंजीन में बेंजोइक अम्ल के एक विलयन का प्रेक्षित परासरण दाब इसके वांछित से कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं भाई। परासरण दाब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुण है। पहले 2 थे मॉलिक्यूल बेंजोइक अम्ल के, और जब बेंजीन में मिलाया तो 1 बन गया, जुड़ गया, तो परासरण दाब तो कम ही होगा। बात आ रही समझ में।
और देखिए, निम्न में कौन सा एक अणुसंख्यक गुण नहीं है? परासरण दाब तो है, क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब, ये नहीं है अणुसंख्यक गुण। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कौन सी नहीं? वेपर प्रेशर। एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, लेकिन वाष्प दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये इस प्रकार से आज के क्वेश्चन सीरीज में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो लगातार आप इनको करते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।